हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। इस चैप्टर के डाउट सेशन लेंगे, साथ में इसके कुछ कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। पहले ओवरव्यू जिसे कहेंगे, तो उसके बाद हम इसके डाउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो क्लास 11 के 3 चैप्टर हैं आपके, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स, और जो आपका इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। साथ में आगे पीछे लिमिट्स का जो चैप्टर है वो भी आपका रिलेटेड है क्लास 12 के लिए। तो आपका सेट जो चैप्टर है, सेट के बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन। सेट आपने समझा तो आप रिलेशन एंड फंक्शन को कर पाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन को आपने यहाँ पर किया, क्लास 12 में भी आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पर भी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ये आपका सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं, बल्कि क्लास 12 के लिए भी रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि यहीं से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका क्लास 12 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से समझेंगे तभी जाकर के हम क्लास 12 में इसको समझ पाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन को आप कहते हैं संबंध और फलन। संबंध और फलन। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में, ठीक है, कि रिलेशन होता क्या है। तो पहले रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे। अब रिलेशन यानी कि संबंध आप समझ गए होंगे। संबंध का मतलब क्या होता है? आपका और हमारा संबंध, आपके पेरेंट्स और आपका संबंध, आपके भाई बहनों और आपका संबंध, या किसी भी व्यक्ति के साथ आपका संबंध। डेली लाइफ में इस तरह के आपके संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स में किस संबंध की हम बात कर रहे हैं? इससे पहले चैप्टर आपने पढ़ा है सेट का। सेट आप जानते हैं, किसी भी सेट को आप क्या कर सकते हैं, सेट में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो संबंध होने के लिए जिस प्रकार से आपके जो डेली लाइफ में दो व्यक्तियों के बीच संबंध कब होता है? जब दो व्यक्ति हों आपस में। एक ही व्यक्ति का खुद के साथ तो कोई संबंध नहीं हो सकता है, मेरा खुद के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपके और मेरे बीच एक संबंध है, टीचर और स्टूडेंट्स का, ठीक है। और आपके पेरेंट्स और आपके बीच संबंध है। तो जब भी हम संबंध की बात करते हैं तो आपके पास दो पर्सन होने चाहिए। ऐसे ही मैथ्स में हम सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनके संबंध की बात कर रहे हैं। मैथ्स में जो सेट है, और सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स के संबंध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अब इन सेट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर मैपिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। लेट सपोज आपके पास यहाँ पर जैसे एक सेट ए है और दूसरा सेट यहाँ पर बी है। एक सेट आपका ए है और दूसरा सेट आपका बी है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में अब रिलेशन को आप कैसे दिखाते हैं? रिलेशन देखो, रिलेशन इस तरह से आप दिखाएंगे कि रिलेशन किसके बीच है, ए टू बी। इस तरह से आप दिखाएंगे रिलेशन कि सेट ए है, इस सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सपोज आपके पास सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं, 3 यहाँ अवयव हैं, यहाँ पर 4, 5 और 6 है। दो सेट हैं ए और बी, और इन सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब संबंध बताएंगे हम कि सेट ए के हर अवयव का, हर एलिमेंट्स का सेट बी के हर अवयव के साथ क्या संबंध हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है ए सेट की बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होने की। पहला 1 है, इस 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, इस 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है।
1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है। दूसरा, इस 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है। इस 1 का सिर्फ 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। इस 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है ना। इस 1 का 5 के साथ रिलेशन होगा, इस 1 का 4 के साथ होगा और 6 के साथ होगा। फिर जो है इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, इसका दूसरा एलिमेंट है 2। 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है और इस 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। आई बात समझ में। और यहाँ 5 है, 3 का 4 के साथ हो सकता है, 3 का 5 के साथ रिलेशन, 3 का 6 का रिलेशन के साथ रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, जब हमने कहा ये भी एक सेट में आएगा और इसे आप A इंटू बी कह सकते हैं। ये 1 का 4 के साथ रिलेशन यानी कि 1, 4, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 1 का 6 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है और 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है और 3 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ये जो रिलेशन हमने बताया, ये सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने रिलेशन हो सकते हैं, जितने संबंध हो सकते हैं, वो सब हमने लिख लिए हैं। इसको हम A इंटू बी, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसे आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से बंद करके रखते हैं, इसे नोट कीजिएगा। अब रिलेशन देखो, आपके पास कोई पर्टिकुलर रिलेशन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्तीय गुणन क्या है, किसी भी सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि जितने तमाम रिलेशन हैं, वो सारे रिलेशन हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब आपको गिवन होगा कि भाई सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के साथ इस तरह का रिलेशन है, फिर वहां से आप किसी पर्टिकुलर जो है रिलेशन को निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एलिमेंट है 1, 4, ये जो है एक ऑर्डर पेयर में आ रखे हैं। लेकिन ये जो है ऑर्डर पेयर क्यों हमने इसको कहा, क्योंकि देखिए 1 इस पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का है। ऐसे ही 1 और 5 ये पहला सेट ए का और दूसरा सेट बी का, सेट ए का सेट बी का, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पहला एलिमेंट होगा वो ए से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से आएगा। इसको आप 5, 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको आप 4, 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको आप 6, 1 नहीं लिख सकते, इसे 4, 2 नहीं लिख सकते, इसे 5, 2 नहीं लिख सकते हैं। ये एक ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। समझ रहे बात को। रिलेशन एंड फंक्शन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट बी से होगा। अगर हम यहाँ b इंटू ए कहें, b इंटू ए कहें, रिलेशन किस तरह का होगा, रिलेशन इस तरह से होगा b टू ए। तब हम रिलेशन इस तरह से नहीं लिखेंगे, फिर 4, 1 लिखेंगे, 4, 2 लिखेंगे, 4, 3 लिखेंगे, तब आपका इस तरह से इस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आई बात समझ में। तो इतना आप नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो किसी सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जो
रिलेशन यहाँ पर दिया गया है वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास 3 ही एलिमेंट थे, 3 ही अवयव थे, ठीक है, 3 ही यहाँ पर आपके पास अवयव थे। तो आपने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ना निकालना हो और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो किन्हीं दो सेट के बीच, तब आप कैसे निकालेंगे? चलिएगा इसे नोट कर लीजिएगा पहले। आपके पास यदि ये दिया गया हो कि किसी सेट ए में इतने एलिमेंट हैं, बी सेट में इतने एलिमेंट हैं, यानी कि कुछ भी दे सकते हैं एन और एम, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए जाएं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाए, तब आप कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, और इसको आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये हमने क्लास 11th में हम सेट में इसको पढ़ चुके हैं, इससे पहले चैप्टर में, ठीक है। अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। 3 3 9, 3 3 9, एलिमेंट्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप कार्टेशियन, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हों तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको निकाल सकते हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, किन्हीं दो सेट के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी, यानी कि इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो 3 एलिमेंट्स सेट ए में थे, 3 एलिमेंट सेट बी में थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हैं? 9। तो उस समय आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, सीधे डायरेक्ट आप जो है इससे निकाल लेंगे। चलिए, इतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट देखिए, यदि आपके पास A is a finite set and B is a infinite, if A is a finite set and B is an infinite set, A आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, यहाँ पर A आपके पास कोई फाइनाइट सेट है और इस फाइनाइट सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? इनफाइनाइट सेट के साथ, इनफाइनाइट सेट के साथ। तो अब आपके पास इन दोनों का यानी A इंटू बी आपके पास क्या आएगा? जरा सोचिए क्या आएगा A इंटू बी। A फाइनाइट है और B इनफाइनाइट नंबर है। सपोज 1 2 और 3 A सेट में हैं और इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं। मैं 3 डॉट्स करके छोड़ देती हूँ। तो अब मुझे A का 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, इसी प्रकार हम इसको जो है लिखते रहेंगे और कभी भी ये सेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स उसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आपका इनफाइनाइट सेट आएगा, उसको आप कभी भी सेट में जो है लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो लिख पाएंगे लेकिन वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा।
तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। पहली बात। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला था कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, n इन a इंटू बी। अब सपोज आपके इस सेट में जो है क्या है, 3 एलिमेंट आपने लिख लिए, ठीक है। और चलिए n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, और इसमें तो आपके 3 एलिमेंट हैं बट इसमें इन्फिनिटी एलिमेंट है। 3 इंटू इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये पहली बात होगी। तो यहां से आप क्या समझे कि आपके पास दो सेट हैं जिसमें एक फाइनाइट है और दूसरा इनफाइनाइट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में इनफाइनाइट है, ये नेचुरल नंबर का कोई सेट है। अब इस सेट में ए का आपका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तमाम पॉसिबिलिटीज। तो देखो ये तो नंबर ही इनफाइनाइट है, तो इसी को आप लिख नहीं पाएंगे, वन के रिलेशन को ही नहीं लिख पाएंगे। तो इनफाइनाइट रिलेशन हो जाएंगे इस सेट में a इंटू बी में, ठीक है ना। तो यहाँ आप टोटल लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या आपने कंक्लूजन निकाला कि आपके पास दो सेट हैं और उन दोनों सेट में, ठीक है, यदि आपके पास क्या A इज फाइनाइट, सिंपल सी बात आप लिखें, यदि यहाँ पर A इज फाइनाइट एंड B इज इनफाइनाइट, A आपका फाइनाइट है और B आपका इनफाइनाइट है, तो आप क्या लिखेंगे, A इंटू B इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी आपका इनफाइनाइट ही आएगा, ओके। तो A इंटू बी भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट निकलेगा। पहली बात तो ये हुई। अब दूसरी बात क्या है, इफ A इज फाइनाइट, A फिर से आपके पास फाइनाइट है ना, और B एंड B इज नल सेट, यदि आपका A सेट क्या है, इफ नल कहें एम्प्टी कहें, एम्प्टी कह लीजिएगा, इफ A इज, A क्या है आपका फाइनाइट है और B आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। तो ऐसे सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे सेट के, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास सपोज A जो है फाइनाइट है, A इज फाइनाइट इंटू B इज एम्प्टी, B आपका एम्प्टी सेट है। अब देखिए A सेट को मैं इस तरह से, देखिए मैपिंग के माध्यम से बताऊंगी। A सेट है और यहाँ पर B सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली है। यहाँ 1 2 और 3 है, अगर यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका रिलेशन किसके साथ बताएंगे। रिलेशन के लिए आपको सेट बी में एलिमेंट चाहिए,
है ना। इस रिलेशन, इस वन का रिलेशन होने के लिए, इसके एलिमेंट्स होने के लिए बी सेट में कोई ना कोई अवयव होने चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन इसने तो कहा कि बी सेट तो आपका एम्प्टी सेट है, ये तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और जब कुछ है ही नहीं तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। क्योंकि हमने क्या कहा था, रिलेशन कब बनता है, डेली लाइफ में भी, डेली जो हमारे ह्यूमन रिलेशन है इसके लिए भी आपको 2% चाहिए, तब जाकर के रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मेरा रिलेशन किससे है, कोई है ही नहीं, तो रिलेशन कैसा होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग, तो एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि ए तो फाइनाइट है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, ए बी सी 1 2 3, मैंने यहाँ 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3। लेकिन इसने ये कहा कि बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। और जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो रिलेशन किससे हम बताएंगे, किससे बताएंगे कि रिलेशन में है। तो ए सेट के जो एलिमेंट है वो बी सेट के साथ जो है कोई रिलेशन में होगा ही नहीं, कोई रिलेशन यहाँ पर होगा ही नहीं, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे नहीं, यानी कि ये आपका फिर से आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। चलिएगा, एम्प्टी सेट कह लीजिएगा या फिर आप जीरो कह लीजिएगा, इसमें क्या है, रिलेशन जीरो है। तो अब ए में चाहे कि 3 एलिमेंट हो, 3 को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सेट ना भी लिखें तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो सेट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कोई भी आपके सेट नहीं बन रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। ओके, चलिए इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड, अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या हुआ, इस पर आपके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ये है आपके पास इधर कोई एलिमेंट है इस तरह से एक्स वाई, और यहाँ आपके पास m और n दो एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों ही ऑर्डर पेयर में है। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू आपका m और y इज इक्वल टू आपका n हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट इस तरह से लिखे हैं इक्वालिटी में, तो ऑर्डर के पहले जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे आपस में, और दूसरे एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है x अपॉन 3 प्लस में 1, और यहाँ है y माइनस 2/3। ये दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ ऑर्डर पेयर में। राइट हैंड साइड में आपका है 5/3 और दूसरा एलिमेंट है आपका 1/3, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दें, इस तरह से अगर दो दिए जाएं यहाँ ऑर्डर पेयर में, यहाँ पर भी, तो पहला जो एलिमेंट होगा वो इधर राइट हैंड साइड के इक्वल टू में जो पहला एलिमेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं x/3, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और राइट हैंड साइड में आप दूसरा लिख सकते हैं y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस में 1 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा
5 माइनस 3, तो x आपके पास क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 2। और ऐसे ही आप y का मान भी निकालें, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 1/3, ये माइनस का था, अब ट्रांसपोज होगी प्लस का हो जाएगा 2/3। तो बस अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 + 3/3 इज इक्वल टू, चलिए क्या हो गया है, 1 + 2/3, तो 3/3 देखिए 1, तो y आ गया आपका 1 और x आ गया है आपका 3, ठीक है। तो ये आपका इक्वालिटी पर बेस्ड इक्वेशन था, और नेक्स्ट सेशन जो आपकी लेक्चर होगा उसमें हम आगे इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।